दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी, तीसरी सबसे बड़ी फोर व्हीलर कंपनी और सबसे बड़ी कार इंजन मैन्युफैक्चरर होंडा के बारे में तो हम सबको पता है। इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, हवाई जहाज, पानी में चलने वाले जहाजों की इंजन और हाइड्रोजन बिजनेस जैसे कई सेक्टर में होंडा कंपनी आज राज करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज के दिन हर साल 120 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमाने वाला होंडा की शुरुआत एक गरीब जापानीज बच्चे के द्वारा किया गया था। दरअसल जब 1922 में एक 15 वर्षीय लड़का जापान के टोक्यो शहर में एक छोटे से ऑटो रिपेयरिंग की दुकान पर काम के लिए पहले दिन आया, तो वहां के मालिक ने उसे काम देने के बजाय उसे गैराज का साफ सफाई और अपने बच्चों का देखभाल करने की काम सौंपा। उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जिस बच्चे को मालिक ने साफ सफाई करने के लिए भेज दिया, आगे जाके वही पूरे के पूरे जापान देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ा कर देगी। यह है स्टोरी दोस्तों होंडा कंपनी के फाउंडर सुचाइरो होंडा की, जिसने एक छोटे से ऑटो रिपेयरिंग शॉप से एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनाने तक की सफर पूरी करी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लास्ट तक देखिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये पूरा स्टोरी शुरू होती है साल 1906 में, जब जापान के माउंट फूजी के पास बस एक छोटे से गांव में सुचाइरो होंडा की जन्म होती है। इनके फादर गांव के एक लोकल लोहार थे। इसके साथ साथ ये पार्ट टाइम पर साइकिल रिपेयरिंग की काम भी किया करते थे, जबकि इनके मदर एक एक्सपर्ट टेलर थे जो कि सिलाई और हैंडलूम की काम किया करती थी। बचपन में ही सुचाइरो की 5 भाई बहनों की डेथ हो जाती है कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते, इसलिए शुरुआत से ही उसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बजाय वो अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग करना ही ज्यादा पसंद करता था। जब सुचाइरो की उम्र महज 8 साल ही थी, तो वह एक दिन अपने पड़ोस में एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनी, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने तब तक इस साउंड को फॉलो किया जब तक कि उसे एक अजीब सी मशीन दिखी जो कि 4 पहियों में दौड़ रही थी। ये मशीन कुछ और नहीं बल्कि फोर्ड मॉडल टी का एक कार था। यह कार दिखते ही सुचाइरो मानो पागल जैसा हो गया। इस घटना के बाद से उनके मन में कार्स के प्रति एक स्पेशल इंटरेस्ट जन्मी। उन्होंने अपना बचपन का ज्यादातर टाइम अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग करने में ही बिताया। स्कूली एडुकेशन में रुचि के कमी के कारण उनको स्कूल में इतने खराब मार्क्स मिलते थे कि ये लोगों को दिखाने तक के भी लायक नहीं था। साल 1922 में जब सुचाइरो की उम्र 16 साल हुई, तब उसने न्यूज़पेपर पर जॉब की एक एड देखा। आट्सुकाई नाम की टोक्यो के एक ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन में कुछ वर्कर्स चाहिए थे। होंडा ने ये एड दिखते ही तुरंत कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा, और लकीली वहां से उसे पॉजिटिव रिप्लाई भी आया। यही वो टाइम था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़ के टोक्यो की तरफ रवाना हुए अपने मन में छुपे उस सपने को पूरा करने के लिए। जब वो टोक्यो पहुंचा तब वो हैरान हो गया ये देख के कि शहर की लाइफस्टाइल उसके गांव के तुलना में कितना अलग और फास्ट है। लेकिन उसका एक ख्वाब तब टूटा जब आट्सुकाई के मालिक ने उसे साफ सफाई और अपने बच्चे की देखभाल करने की काम सौंप दिया। सुचाइरो इस घटना से बहुत शॉक्ड हो गया। अगले कई महीनों तक उनको एक भी पैसा नहीं मिला और उसे केवल एक ही काम सौंपा गया, और वह अपने पीठ पर मालिक के बच्चे को लपेट कर ले जाए। सुचाइरो बेचारा अपने गाँव में भी लौट कर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत तक नहीं कर पाता था। इसकी वजह से सुचाइरो वहीं पर कुछ और महीनों तक ये सब जॉब करता रहा। कुछ ही महीनों के बाद जब लेबर की डिमांड बढ़ गई, तब आट्सुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप का काम भी करवाना शुरू कर दिया। क्योंकि होंडा को बचपन से ही इस काम से लगाव था, इसलिए वो आसानी से चीजों को समझ जाता था। कुछ ही महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उसके पार्ट्स के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। इस टाइम पीरियड में आट्सुकाई ने स्पोर्ट्स कार भी बनाई। उस समय जापान में स्पोर्ट्स कार अमीर और रईस लोगों के द्वारा खरीदा जाता था, जिसको ज्यादातर फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया जाता था। अब आट्सुकाई ने यूज्ड इंजन्स का इस्तेमाल करके 2 स्पोर्ट्स कार, एक आर्ट डैमलर और एक कर्टिस बनाई। ये दोनों कार जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन हासिल किया। अगले कई सालों तक होंडा आट्सुकाई पे ही काम करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता गया। साल 1928 में आट्सुकाई के मालिक ने अपना एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच जापान के हमामात्सु शहर में बनी थी, और मालिक ने 22 वर्षीय होंडा के हाथ इसको चलाने की जिम्मेदारी दे दिया। होंडा ने बहुत ही मेहनत से अपना यह जिम्मेदारी पूरा किया। वो उस समय तक एक ब्रिलियंट मैकेनिक और एक रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपने टैलेंट के दम पर मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार बनाई जो कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती थी। इसने स्पीड के मामले में पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिया और अगले 20 सालों तक जापान की फास्टेस्ट कार बना रहा। इससे आट्सुकाई के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। इस समय होंडा अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 1936 में एक रेसिंग के दौरान होंडा का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी लेफ्ट आर्म में फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर्स डिसलोकेट हो गया और चेहरे पर अनगिनत जख्म आ चुके थे। उसको अपनी जिंदगी यहीं पर खत्म होते दिखाई दे रही थी। वो अब ना ही मैकेनिक का काम कर सकता
सकता है और ना ही रेसिंग पे हिस्सा ले सकता है। कई महीनों के बाद जब सुचाइरो दोबारा ठीक होकर आर्ट सुकाई पर पहुंचा तब उसने मालिक से रिक्वेस्ट किया कि वो अब इस रिपेयरिंग के काम नहीं कर सकता, बल्कि उसने उस कंपनी के सामने कार पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का आइडिया पेश किया। लेकिन आर्ट सुकाई के स्टेक होल्डर्स ने तुरंत उनकी इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो लोगों को पहले से ही प्रॉफिट मिल रहा था और वो लोग किसी भी तरीके की रिस्क उठाना नहीं चाहते थे। इसीलिए सुचाइरो ने खुद ही टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी स्टार्ट किया और अपने दोस्त टोकाई फुजिसावा को पार्टनर बना लिया। अब कंपनी तो बना चुके थे, लेकिन उनके पास इसको चलाने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इसीलिए सुचाइरो दिन भर उस आर्ट सुकाई के लिए काम करता था और रात में अपने दोस्त के साथ पिस्टन रिंग और इंजन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक उन्होंने इसी रूटीन को फॉलो किया, लेकिन उसको कोई भी कामयाबी नहीं मिला। इसके बजाय लगातार दिन और रात में काम करने की वजह से वो कमजोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी के बाद सुचाइरो ने मेटलर्जी में अपना महारत हासिल करने के लिए हामामात्सु इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में एज ए पार्ट टाइम स्टूडेंट ज्वाइन किया। उन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत करी और फाइनली 1939 में वो एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने आर्ट सुकाई पे काम करना बंद कर दिया और फुल टाइम अपने इस कंपनी में पिस्टन बनाने लग गए। लेकिन उनको पता तक नहीं था कि उनके बनाए हुए पिस्टन्स अभी भी स्टैंडर्ड क्वालिटी से बहुत ही नीचे है। टोयोटा कंपनी ने पिस्टन्स के लिए सुचाइरो के साथ कांटेक्ट किया, लेकिन उनके बनाए हुए 50 पिस्टन्स में से सिर्फ 3 पिस्टन्स को ही कंपनी को पसंद आया। यह घटना सुचाइरो के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अगले कई सालों तक जापान की यूनिवर्सिटीज और स्टील कंपनीज का दौरा किया, अपने नॉलेज को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए और ऑटोमोबाइल मार्केट को समझने के लिए। इसके बाद वो एक बार फिर से पिस्टन बनाया। इस बार उनका बनाया हुआ पिस्टन सभी कंपनीज का स्टैंडर्ड क्वालिटी पास कर गया। उनका पूरे देश भर से ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए थे और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने 2000 वर्कर्स को भी हायर किया। लेकिन होंडा की यह खुशी सिर्फ कुछ ही महीनों तक टिक पाई, क्योंकि 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें से एक कंपनी सुचाइरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी की ही कंपनी का प्रेसिडेंट से सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी जब कंपनी के मेल एम्प्लॉयज कंपनी से रिजाइन करके मिलिट्री में ज्वाइन करने लगे। अगले कई सालों तक उनकी कंपनी स्ट्रगल करती रही। उन्होंने बहुत कोशिश की इससे उभरने के लिए, लेकिन उनकी ये उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया 1945 के एयर रेड ने। इस समय जापान के कई शहरों में हवाई हमले किए गए एलाइड कंट्रीज के द्वारा। इन सब शहरों में जब बॉम्ब गिराई जा रही थी तब होंडा की फैक्ट्री भी इसके चपेट में आ गया। इस समय एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा जाकर उसके फैक्ट्री में आ गिरती है, जिससे उसकी फैक्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। इसके बाद जब 1945 में यूएस ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दी तब जापान बिल्कुल खत्म हो चुका था। इस समय होंडा अपने पास जो कुछ भी बचा था उसे भी खो बैठा। उसने मजबूरी में आकर अपने बचे कुछ एसेट्स टोयोटा कंपनी को 4,50,000 येन में बेच दिया और एक बार फिर से जॉबलेस बन गया। इस समय सिर्फ होंडा की ही नहीं, पूरी जापान की हालत बहुत ही बदतर बन गई थी। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी, लोगों को खाना पानी भी ठीक से नहीं मिल रहा था और इन्फ्लेशन ने सबकी कमर तोड़ दी थी। इस समय एक दिन सुचाइरो को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा सा इंजन मिला। अपने आदत से मजबूर होंडा ने इस इंजन को एक बाइसाइकिल में लगाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इससे एक तो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी और ये पहले के मुकाबले और भी ज्यादा सस्ता बन जाएगी, क्योंकि उस समय लोग पहले से ही महंगाई से परेशान थे। इसलिए जब उन्होंने सुचाइरो की यह इंजन वाला साइकिल देखा तब उन लोगों को यह बहुत पसंद आया। होंडा ने एक बार फिर से इंजन बनाने के काम शुरू किया। उन्होंने अपने साथ 12 और लोगों को शामिल किया और सफलतापूर्वक वो एक मोटरसाइकिल बनाने में कामयाब हुए। उनका बनाया हुआ यह मोटरसाइकिल तुरंत हिट हो गया और देश विदेश से बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे। लेकिन जल्द ही सुचाइरो के इंजन की शॉर्टेज देखने को मिली, इसलिए उन्होंने 1947 में खुद के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया इंजन बनाना शुरू किया। इसके कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने टाइप ए इंजन तैयार किया। इतिहास में यह पहली बार था जब किसी मशीन पर होंडा कंपनी का लोगो देखा गया, लेकिन होंडा के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो मास लेवल पर ये साइकिल्स बना पाए। इसलिए उन्होंने 18,000 साइकिल दुकानदारों को एक ओपन लेटर लिखा, ये कह के कि जापान को सिचुएशन से बाहर निकलने का एक सोल्यूशन उनके पास है। इन लोगों को होंडा के ऊपर इतना भरोसा था कि उस 18,000 दुकानदारों में से 3,000 ने उसे पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस दे दिया। अगले 3 सालों के अंदर अंदर होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो कि मार्केट में आते ही धूम मचा दी। ये सुपर कैब नाम की मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में ये जब यूएस पहुंचा तब ये ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को बचपन से ही रेसिंग का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने स्पोर्ट्स बाइक बनाने की भी फैसला किया। वो अलग अलग बाइक रेसेस में जाते और जीतने वाले बाइक की खास फीचर्स को नोट डाउन कर लेते थे। कुछ ही सालों के अंदर अंदर होंडा ने अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च किया, जिसने 1962 की इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल करी। साल 1968 तक आते आते होंडा ने पूरी दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा यूनिट सेल कर चुका था। होंडा बचपन का ख्वाब पूरा करने के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते थे। कई लोगों ने उनको ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। उस समय जापान में जहां टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज ऑलरेडी बहुत एक्सपैंड कर चुकी थी, वहां पर एक नई कंपनी का उभरना बहुत ही मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 को लॉन्च किया, जो कि फेल होगी।
उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स कार S500 को लॉन्च किया, लेकिन इसके सिर्फ 1300 यूनिट से बिक पाए। कई सालों की कड़ी मेहनत और कई डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक को लॉन्च किया गया। ये वही गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज तक पूरी दुनिया में फेमस है। 1980s तक आता तो होंडा जापान की तीसरा सबसे बड़ी कार प्रोड्यूसर और साल 2000 तक आता तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार प्रोड्यूसर बन गया। आज होंडा के नाम हमें कार्स, मोटर बाइक्स, बोट इंजिन, फ्लाइट इंजिन और कई मशीनों में देखने को मिलता है। सुचारू होंडा ने साल 1973 में रिटायर कर ली और 1991 में उनकी मौत हो गई।